उसमें हमारे 10 यूनिट थे, 10 लेक्चर थे, तो वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर हमारे 3 यूनिट हैं, 3 लेक्चर हैं, जिसमें हम 4 टेक्निक कवर करेंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये 4 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक हम इसमें कवर करेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। 3 लेक्चर हमारे पास होंगे, 3 यूनिट्स हमारे पास होंगे इसमें। तो ये नया टॉपिक है हमारा, इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज के दिन जो इसके ये कोर्स आउटलाइन है, ये पहले लेक्चर में मास स्पेक्ट्रोमेट्री और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर करेंगे, यानी आज के दिन हम। और दूसरा जो लेक्चर है उसमें एनएमआर और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर होगा। और तीसरे में कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम प्रैक्टिकल कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ये हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से मुताल्लिक है। लेक्चर 11 है। टेक्निक तो बहुत वास्ट है, एक पूरा कोर्स भी एक टेक्निक के लिए हो तो भी कम है। अब उसको क्योंकि आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना होता है कि ये टेक्निक को। अच्छा, जो बच्चे BS 5 में जाते हैं केमिस्ट्री में, वो और ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं इन टेक्निक्स को। फिर जब BS 7 में जाते हैं तो और डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ तक कि MS और PhD में जाते हैं तो भी इन टॉपिक्स को पढ़ा जाता है। तो आपको एक लेक्चर में समराइज करना है, हमने बहुत ब्रीफ ऐसा बताना है कि आपकी समझ में भी आ जाए, थोड़ी सी नॉलेज आपको हो जाए और आप एक लेक्चर में भी सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि आज इन दोनों टेक्निक्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं आपके सामने। तो पहले हम देखते हैं इसमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अच्छा हाँ, एक रेफरेंस बुक जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे रेफरेंस बुक आपको मिलेंगी। पैविया एक राइटर है, उसकी बुक स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, अक्सर बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो मैकमेरे की बुक में भी मौजूद है, ये मैं रेफरेंस लिख दिया है। 354 से 358 ये 5-6 पेजेस हैं जो आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री से रिलेटेड है। और ये जो 8-10 पेजेस हैं ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, 368 से लेके 381 तक। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इन पेजेस पे एक नजर देख सकते हैं, तो आपको यही टॉपिक इंशाल्लाह मिल जाएगा। पहले हम देखते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्यों कहते हैं? बाकी तमाम टेक्निक्स को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। बाकी तमाम टेक्निक्स जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव टेक्निक है, यानी जो हम आईआर है, एनएमआर है, यूवी विजिबल है, उसमें जब आप सैंपल को इंजेक्ट करते हैं तो सैंपल में कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती, सैंपल में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती। सैंपल एज इट इज आपको आफ्टर द स्पेक्ट्रोस्कोपी यू विल ऑब्टेन द सैंपल एज इट इज। तो इसमें जस्ट क्या होता है, फेनोमेना एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है, वाइब्रेशनल एक्साइटेशन है, फिजिकल प्रोसेस है, इसलिए इसको हम कंस्ट्रक्टिव टेक्निक कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की टर्म इस्तेमाल करते हैं। मास में क्या होता है, ये फिजिकल फेनोमेना नहीं है, यहाँ आप इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं और वो बॉन्ड ब्रेक कर देता है, सैंपल को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रक्टिव टेक्निक कहलाती है। सैंपल एज इट इज हमें नहीं मिलता, सैंपल डिस्ट्रॉय हो चुका होता है ड्यूरिंग द टेक्निक, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, तो जिसकी वजह से इसको हम स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। तो दिस इज द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अगर 6 महीने ठीक है, ये 6 महीने स्कूल और बंद रखेंगे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहलाता है। अच्छा, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा मास स्पेक्ट्रोमेट्री को ब्रीफ करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसा कि नाम से जाहिर है, मास मालूम करना। मास क्या चीज है? ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी भी सैंपल में जो क्वांटिटी मैटर की है, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते रहे 9 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उसको मास कहते हैं। इसका जो SI यूनिट है वो किलोग्राम है और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो M है। फॉर्मूले की बात करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। तो अब ये जो फॉर्मूले हैं, एक है इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। अब देखिए ये बेंजीन है, इसका इंपेरिकल फार्मूला है CH। इंपेरिकल फार्मूला क्या बताता है?
इंपेरिकल फार्मूला बताता है सिंपलेस्ट रेशियो अमंग द एलिमेंट्स, कि जनाब कौन से एलिमेंट मौजूद है उनमें सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। हमें बता रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन है और 1:1 की रेशियो में है, एक्चुअल नंबर नहीं बता रहा। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर बताता है कि जी कार्बन हाइड्रोजन है और 6 की तादाद में है। स्ट्रक्चर अभी भी कंफर्म नहीं हुआ, फिर हम स्ट्रक्चर मालूम करते हैं तो स्ट्रक्चर ये आ जाता है, रिंग है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। तो पहले हम क्या करते थे, पहले ये होता था कि पहले मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन के जरिए एम्पेरिकल फार्मूला मालूम किया जाता था, फिर मास मालूम किया जाता था, फिर एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन के जरिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के जरिए स्ट्रक्चर फार्मूला। आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ी होगी चैप्टर 1, उसमें आपने न्यूमेरिकल भी किए होंगे, एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के, वहां से आपको बहुत सारी डिटेल पता चल जाएगी। अब क्या होता है, अब हमें एम्पेरिकल फार्मूला की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बता देता है और मॉलिक्यूलर मास भी बता देता है, और फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के जरिए से स्ट्रक्चर मालूम करने की कोशिश भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये कुछ और चीजें, पहले जो हम मॉलिक्यूलर मास मालूम करते थे वो मुख्तलिफ फिजिकल मेथड होते थे, वेपर डेंसिटी मेथड, क्रायोस्कोपिक मेथड, टाइटेशन मेथड, डुमास मेथड, इब्यूलोस्कोपी मेथड और बहुत सारे मेथड। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड करते थे। अब हम मॉलिक्यूलर मास मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मालूम करते हैं, जो ज्यादा रिलायबल है, कम टाइम कंज्यूमिंग है। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, होता क्या है इसमें, हम अपना सैंपल लेते हैं, उसको आयोनाइज करते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और जब हम इसको पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो और भी बहुत सारे पॉजिटिव फ्रेगमेंट जनरेट हो जाते हैं। मैंने कहा ना बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। तो जो आपका सैंपल मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है और उसी पॉजिटिव आयन के जरिए से मॉलिक्यूलर मास पता चलता है। इसको हम जब ये इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, दिस इज द मास स्पेक्ट्रोमीटर। हम अपने सैंपल मॉलिक्यूल को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, और फिर उसको हम आगे लेके जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं मास ओवर चार्ज रेशियो की टर्म में, जिसके जरिए से मॉलिक्यूलर मास पता चलता है और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चलता है। इसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ये बहुत ओल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर है, 18th सेंचुरी के अंदर जब इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। दिस इज द बड़ा ह्यूज मेगा इंस्ट्रूमेंट, ओल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर। लेकिन अब जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो ये लेटेस्ट मास स्पेक्ट्रोमीटर है, ये और ज्यादा लेटेस्ट है, जो कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर पे बैठ के आप काम करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है, और ये कंप्यूटराइज जो है वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे मौजूद। ये एक इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। सैंपल इनलेट सिस्टम, एक सैंपल इनलेट सिस्टम होता है जो यहाँ पे आपके कंपाउंड को, आपके सैंपल को इंजेक्ट करता है। ये छोटी सी मैंने आपको वन बाय वन एक एक के काम बता देता हूँ। यहाँ पे आयोनाइज किया जाता है सैंपल को, फिर ये एक्सेलरेट किया जाता है, जितने भी पॉजिटिव आयन एनालाइजर के पास जाते हैं जहाँ वो सेपरेट होते हैं, वन बाय वन डिटेक्टर के पास पहुँचते हैं। डिटेक्टर उनको काउंट करता है, जी 20 मास वाले 30 हैं, जिनका मास 40 है वो 40 है। एम्पलीफायर क्या करता है, जैसे साउंड में लगा होता है, जस्ट डिटेक्टर की आउटपुट को इनहेंस करता है, रिकॉर्डर रिकॉर्ड करके स्पेक्ट्रम बना देता है, मास स्पेक्ट्रम। यह हमारा सैंपल इनलेट सिस्टम है। एक दफा और इसको देख लेते हैं, जिससे सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है, यहाँ पे ये आयनाइज हो जाता है, आयनाइजेशन सोर्स है, इलेक्ट्रिक करंट के जरिए से सैंपल को आयनाइज कर देते हैं। एक्सलेटिंग प्लेट्स, इन पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये जितने पॉजिटिव आयन है इनको आगे भेजते हैं, और एनालाइजर इनको सेपरेट करता है ताकि डिटेक्टर का काम आसान हो जाए। डिटेक्टर काउंटिंग करता है, स्विचेस लगे हुए होते हैं, और एम्पलीफायर आउटपुट को इनहेंस करता है, रिकॉर्डर रिकॉर्ड करके स्पेक्ट्रम जनरेट करता है। ये इसकी एक एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो मुख्तसर मैंने बताया।
ये एक और इसकी डायग्राम है, देखें ये सैंपल इनलेट सिस्टम से जो बहुत सारे मॉलिक्यूल भरे हैं ये आयनाइजेशन चैम्बर में आ रहे हैं, जहां ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रॉन है, और ये इनको आयनाइज करके एम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एम पॉजिटिव असल में मॉलिक्यूलर आइन है। इसके अलावा भी और फ्रेगमेंट बनते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो मॉलिक्यूलर आइन के साथ होता है। फिर ये एक्सेलरेटिंग प्लेट्स लगी हुई हैं जो आगे भेजती हैं इन सारे आइंस को। फिर ये एनालाइजर लगा हुआ है, और ये एनालाइजर जो है वो सेपरेट करता है, डिटेक्टर काउंट करता है, रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है। ये आयनाइजेशन फेनोमेना है। ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रॉन इसको हिट करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के खुद पेयर हो जाता है, ये बन जाता है मॉलिक्यूलर आइन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया जो अनपेयर्ड है और पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये मॉलिक्यूलर आइन की रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, मैंने बताया कि ये जो मजीद होता ये है कि अगर 50 मॉलिक्यूलर आइन बने हैं तो उसमें से 20-25 मजीद टूट जाते हैं और वो मुख्तलिफ पॉजिटिव फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारी पीक, एक पीक नहीं आती मास स्पेक्ट्रम में, बल्कि बहुत सारी पीक आ रही होती हैं। ये मास स्पेक्ट्रम है एसीटोन का। आप देखें इसमें बहुत सारी पीक आ रही है, जो सबसे आखिर में पीक आ रही है ये है मॉलिक्यूलर आइन पीक M प्लस डॉट, ये 58 मास बता रहा है एसीटोन का 58, और भी पीक आ रही है 43 पे आ रही है, 27, 15। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जनाब ये बॉन्ड टूटा है और ये फ्रेगमेंट्स बने हैं, ये वाले फ्रेगमेंट बने हैं। और जो स्पेक्ट्रम आता है वो कैसा आता है, मास ओवर चार्ज रेशो, M फॉर मास, Z का मतलब या E या Z चार्ज जो +1 होता है, और ये पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी जो 0 से लेके 100 तक होती है। तो ये मास चल रहा है और ये पर्सन रिलेटिव इंटेंसिटी जो कि डिटेक्टर ने काउंटिंग की हुई है, वही काउंटिंग असल में परसेंटेज में हम शो करते हैं। ये स्पेक्ट्रम आता है। जो सबसे आखिर की पीक होती है ये मॉलिक्यूलर मास बताती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मास तो मॉलिक्यूलर मास ही होगा। जब उसका मास जब वो टूटेगा तो छोटे छोटे मासेस बनेंगे। तो आखिरी वाली पीक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। एप्लीकेशन क्या है मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी मालूम कर सकते हैं। जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन और पेप्टाइड, इनको कैरेक्टराइज करने में हेल्पफुल होता है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और एनवायरमेंटल एनालिसिस में भी इसकी यूटिलाइजेशन है। ये कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड था मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, कि जिसके जरिए से मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते हैं। फेनोमेना क्या होता है, पहले सैंपल को पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रिक करंट के जरिए से कन्वर्ट किया जाता है, फिर बहुत सारे फ्रेगमेंट्स और भी चूंकि जनरेट हो जाते हैं, एनालाइजर के जरिए सेपरेट करके, डिटेक्टर के जरिए काउंट करके, रिकॉर्डर के जरिए रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। स्पेक्ट्रम में जो मॉलिक्यूलर आयन की पीक आती है उसके जरिए मॉलिक्यूलर मास, और फिर और मजीद फर्दर एक्सपेरिमेंट के जरिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर लिया जाता है। दूसरी हमारे पास टेक्निक है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे कि मैंने बताया कि तमाम जो टेक्निक्स हैं मास के अलावा सबको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक कहते हैं, इसलिए कि इनमें एक्साइटेशन होती हैं, यानी जो मूवमेंट्स बढ़ जाती हैं, एक्साइट फॉर्म में चला जाता है, कोई भी मूवमेंट एक्साइट फॉर्म में चली जाती है और सैंपल रिकवर हो जाता है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव टेक्निक कहलाती हैं, इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि लाइट, आसान लफ्जों में हम इसको लाइट बोलते हैं, लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिक वे में कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि लाइट कोई एक रेडिएशन नहीं है। हमारी जो लाइट है इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, दे हैव डिफरेंट वेवलेंथ, दे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग है, ग्रीन की अलग है, इंडिगो की अलग है। तो इस तरह मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। इनमें फ़र्क क्या होता है, इनकी वेवलेंथ मुख्तलिफ होती है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी मुख्तलिफ होती है। जब ये इंटरेक्ट करते हैं हमारे मैटर के साथ, सैंपल के साथ, और हमें कुछ आउटपुट भी मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ डेटा नहीं मिल रहा, कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है, तो
यहाँ एक डायग्राम इसी से रिलेटेड बनाई गई है। ये देखें, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है सैंपल के साथ इंटरेक्ट किया, कुछ आपको यहाँ पे रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम मिला और कुछ रीड आउट आपने किया कि कुछ डेटा है। इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन में भी हो सकती है, इमिशन के जरिए भी हो सकती है। अब हम अपना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक डायग्राम है, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, फिर ये विजिबल रीजन है जिसको वाइट हम कहते हैं, और ये डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब देखें इनकी वेवलेंथ मुख्तलिफ है। अल्ट्रावायलेट 200 से लेके 400 की रीजन में है, और विजिबल 400 से 800 जो हमारे सामने विजिबल रीजन होता है, वाइट लाइट। और फिर इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड का पूरा पोर्शन हमारे काम का नहीं है, इसमें जो ये जो पोर्शन है वाइब्रेशनल पोर्शन 2.5 से 15 माइक्रोमीटर इसकी वेवलेंथ है, ये हमारे काम का है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक्साइटेशंस होती हैं। यूवी विजिबल के अंदर जो एक्साइटेशंस होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, इंफ्रारेड में वाइब्रेशनल होती हैं। क्या मतलब है इनका कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन जब हम प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करेगा, जो हमारे मॉलिक्यूल के अंदर जो वाइब्रेशन मोशंस हो रही हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेगा और उनको एक्साइट कर देगा, उनकी वाइब्रेशन मोशन और तेज हो जाएंगे। ये यूवी विजिबल क्या करेगा, जहां इलेक्ट्रॉनिक मोशन जहां पे हो रही है सैंपल में उनको एक्साइट करेगा, ये इसका मतलब होता है। तो इंफ्रारेड जो है उसका ताल्लुक वाइब्रेशंस के साथ है। अब वाइब्रेशन सैंपल में कहाँ होती है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, इसका फेनोमेना क्या है कि जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं, वो सारे के सारे वाइब्रेट करते हैं और मुख्तलिफ तरह से वाइब्रेट करते हैं। एक तरह की वाइब्रेशन उनमें नहीं होती, मुख्तलिफ तरह से वाइब्रेशन हो रही होती है। तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन जब आप प्रोवाइड करते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है या दूसरी वाइब्रेशन तेज हो जाती है। इसको रिकॉर्ड करता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और डिटेक्टर, इनको रिकॉर्ड करते हैं, जिसके जरिए से कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर का पता चलता है और कोवेलेंट बॉन्ड से फंक्शनल ग्रुप का पता चलता है, हमारे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ये इसका फेनोमेना है, ठीक है। Vibrational frequency of the molecule absorbed, due to which amplitude of the vibration motion of the bond in molecule increases, इसको रिकॉर्ड करके कोवेलेंट बॉन्ड की इंफॉर्मेशन का मालूम किया जाता है। कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन को रिस्पॉन्स करते हैं, एक्टिव होते हैं इंफ्रारेड के आगे? कोवेलेंट बॉन्ड का होना जरूरी है, चाहे कंपाउंड ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। अच्छा, तमाम कोवेलेंट बॉन्ड भी एक्टिव नहीं होते। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जो मॉलिक्यूल को पोलर बना रहे हैं, मॉलिक्यूल पोलर हो, डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो, वो इंफ्रारेड एक्टिव होते हैं। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी तो वो कोवेलेंट बॉन्ड भी इंफ्रारेड इनएक्टिव हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन नॉन पोलर, क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन नॉन पोलर, जिसकी वजह से ये इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है। इसी तरह अल्कीन और अल्काइन, ये भी अल्कीन अगर ये पूरा सिमेट्रिक है या सूडो सिमेट्रिक यानी अप्रोक्सीमेटली सिमेट्रिक, सिर्फ एक ग्रुप का फर्क है, चारों डिफरेंट ग्रुप हो गए तो चलो इनमें सिमेट्री नहीं है, इंफ्रारेड एक्टिविटी होगी, इंफ्रारेड एब्जॉर्ब होगा, इंफॉर्मेशन मिलेंगी, स्पेक्ट्रा में कुछ ना कुछ पीक्स आएंगी। लेकिन अगर ये सिमेट्रिक है, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जा रही है, तो फिर से स्पेक्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा, कोई पीक नहीं आएगी। तो इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का होना जरूरी है और फिर कोवेलेंट बॉन्ड के बाद भी पोलैरिटी का होना जरूरी है। जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा स्पेक्ट्रा में पीक नजर आएंगी। यूजेस ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, फंक्शनल ग्रुप मालूम किया जा सकता है यानी कोवेलेंट बॉन्ड की इंफॉर्मेशन के जरिए से। अभी हम लैब में क्या करते हैं, हमें कंपाउंड दिया जाता है, कहा जाता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप मालूम करें, हम टेस्ट करते हैं एल्डिहाइड, तो ये काम हम इंफ्रारेड से कर सकते हैं, तो हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पता चल जाता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एक फिनोल, एक अल्कोहल, सब का इससे पता चलता है। दूसरा काम हम क्या करते हैं,
थंब इम्प्रेशन भी एक आदमी का होता है, दूसरे से मैच नहीं होता। ठीक है जी, हम लेते हैं जनाब ये वही आदमी है नहीं है, थंब इम्प्रेशन के जरिए चेक करते हैं। तो फिंगरप्रिंट यानी के जरिए चेक करते हैं। तो ऐसा फिंगरप्रिंट भी इस्तेमाल होता है इंफ्रारेड, क्योंकि ये बहुत चीप टेक्निक है। एक कंपाउंड का स्पेक्ट्रा दूसरे कंपाउंड के साथ मैच नहीं होता, तो इसलिए हम एक कंपाउंड का स्पेक्ट्रा ले लेते हैं। तो एज अ फिंगरप्रिंट इस्तेमाल होता है। अगर मैं देखना चाहते हैं कि वही कंपाउंड है तो आईआर स्पेक्ट्रा ले लें, मैच कर लें। अगर ये 100% मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब ये कोई और कंपाउंड है, 100% मैच हो रहा है इसका मतलब ये सेम कंपाउंड है। एज अ फिंगरप्रिंट भी इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है। ये दो मेजर एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी। यूनिट, ये टोटल इंफ्रारेड रीजन की बात मैंने की, जो 2.5 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर है, इसको जब फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 400 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाए। लेकिन हमारे जो काम का है वो ये वाइब्रेशन पोर्शन ऑफ इंफ्रारेड रीजन है, उसमें 2.5 माइक्रोमीटर से लेके 15 माइक्रोमीटर, जिसको हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है तो 4000 से लेके 650। तो अब हमें जो याद रखना है वो कुछ भी याद, ये भी नहीं बल्कि ये वाला 650 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमने याद रखना। ठीक है, होता क्या है, वाइब्रेशन मोशंस क्या होती हैं, कोई भी चेंज आ रही है शेप के अंदर ना। अच्छा, ये जो वाइब्रेशन मोशंस हैं ये कोई एक किस्म की नहीं है, मुख्तलिफ तरह से होती हैं। इनके स्ट्रेचिंग भी होती है बॉन्ड में, बेंडिंग भी होती है बॉन्ड में, इंटरनल रोटेशन भी होता है सिंगल बॉन्ड में, मुख्तलिफ तरह से वाइब्रेशंस हो रही होती हैं। तो हम इनमें बहुत सारी वाइब्रेशंस को हम नहीं जज कर सकते, लेकिन कुछ को हम देख सकते हैं। इसमें से दो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक है स्ट्रेचिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन और दूसरा है बेंडिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग में क्या होता है, दो दो एटम बॉन्ड लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है, ये वाली जो वाइब्रेशन है ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहलाती है। और बॉन्ड एंगल इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इसको हम कहते हैं बेंडिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन। जैसे ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज और डिक्रीज हो, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज डिक्रीज, इस तरह बहुत सारी वाइब्रेशन होती हैं कोवलेंट बॉन्ड, एक ही सैंपल के कोवलेंट बॉन्ड में मुख्तलिफ तरह से वाइब्रेशन हो रही होती हैं। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड लेंथ चेंज और बॉन्ड एंगल चेंज। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग है, इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, इसी को देखें। अब ये जो मैंने एक चार्ट बनाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी करना चाहिए। ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिहाज से, बेंडिंग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसीज हर कोवलेंट बॉन्ड की मुख्तलिफ आएंगी, स्ट्रेचिंग की अलग आती हैं। तो अगर हम इसको देखें, ये वही 650 से लेके 4000 तक का स्केल हो गया, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आती है। अब ये देखें कौन से बॉन्ड किस रीजन में आते हैं ये पता होना चाहिए। सी डबल बॉन्ड कहाँ आता है, 1650 से लेके 1800 के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड डबल बॉन्ड आता है। ये दो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन वाले, कार्बन नाइट्रोजन वाले इस रीजन में, यानी 1550 से लेके 1650। ट्रिपल बॉन्ड वाले 2000 से लेके 2500, अराउंड 3000 OH CH NH आते हैं। ये सिंगल बॉन्ड सारे 1000 के करीब आते हैं। तो ये रीजन है कि जनाब किसके दरमियान में ये बॉन्ड आता है एग्जैक्ट। हर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन, हर कंपाउंड में इसकी फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होगी, हमें से रीजन हमें वो मालूम भी नहीं कर सकते, लेकिन रीजन पता होना चाहिए और अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता होनी चाहिए। ये मैंने एक चार्ट बता दिया। अच्छा, अगला चार्ट और जरा क्लोज है कि OH कहाँ पे आता है, एक तो रीजन है और दूसरा इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू, NH की, CH की, ट्रिपल बॉन्ड का रीजन हमने देखा 2000 से लेके 2500, एक इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का रीजन देखा 1650 से लेके 1800, ये सी डबल बॉन्ड इस रीजन में, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1750। तो ये भी हमें एक चार्ट पता होना चाहिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का। इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करते हैं, दो तरह के होते हैं, एक है ओल्ड वर्जन, एक है लेटेस्ट। ओल्ड वर्जन आपका है, दोनों का फेनोमेना एक जैसा है, दोनों का काम करने का तरीका एक जैसा है, लेकिन दोनों की जो एफिशिएंसी है, स्पीड मुख्तलिफ है।
एक है डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो ओल्ड वर्जन है, और एक है FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मुख्तसर में आपको बता दूं, ये हमारा डिस्पर्सिव है जो ओल्ड वर्जन है, कम स्पीड का है और मैनुअल है, ये अमूमन अब इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। और ये दोनों का फेनोमेना यही है कि स्कीमेटिक डायग्राम हमने बनाई है, तो ये मैं आपको बता दूं कि मुख्तसरन ये IR सोर्स है, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोवाइड हो रहा है, ये यहाँ डिवाइड हो जाता है दो इंटेंसिटी में। ये रेफरेंस सेल लगा होता है जिसमें कोई सॉल्वेंट होता है, और ये सैंपल सेल है, सॉल्वेंट में अपने कंपाउंड को डिसॉल्व किया हुआ है, दोनों पास होते हैं। ये बीम चॉपर रोटेट कर रहा है, और ये आपका दोबारा से ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इनको मेजर करता है कि कौन सी इंटेंसिटी आ रही है, डिटेक्टर के पास भेजता है, एम्पलीफायर इसको इनहेंस करता है, रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है। इंफ्रारेड सोर्स प्रोवाइड दो इक्वल इंटेंसिटीज में डिवाइड, डिफरेंस सेल से भी पास, सैंपल सेल से भी पास, और फिर ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है ये मेजर करता है कि कौन सी इंटेंसिटी है, क्या वेवलेंथ है, डिटेक्टर के पास भेजता है वन बाय वन, और फिर एम्पलीफायर आउटपुट को इनहेंस करके रिकॉर्डर रिकॉर्ड करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। ये FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, लेटेस्ट ये इंस्ट्रूमेंट है, और आप कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं। ये स्पेक्ट्रम है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ये फ्रीक्वेंसी है जो मैंने बताया 650 से लेके 4000 तक की, और ये परसेंट ट्रांसमिटेंस आती है वाई एक्सिस पे 0 से लेके 100 तक। ये पीक्स आ रही हैं, आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। आपको पता है जी 1650 से लेके और 1800 की रेंज में कार्बोनाइल आता है, और ये देखें ये कार्बोनाइल की पीक आ रही है, और कोई पीक यहाँ नहीं आती। आपने कहा जी C डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ये आपको पता है 3000 के करीब CHEs आते हैं, 1172 पे से CO आ सकता है, ये डबल बॉन्ड आ सकते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम में हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। इंफ्रारेड का भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि इंफ्रारेड क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप कोवेलेंट बॉन्ड को डिटरमाइन करता है, और इसकी एप्लीकेशन क्या है कि जनाब ये वाइब्रेशनल मोशन जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हो रही होती हैं उनको ये उनके साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड की इंफॉर्मेशन मिलती है। जी अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं इससे मुतालिक तो पूछ लीजिए। अगर आप लोग कोई पूछना चाहते हैं यू कैन रेज द हैंड। जी कोई सवाल मास से मुतालिक या IR से मुतालिक? जी काफ़ी मैंने इसको ब्रीफ करके और कोशिश किया कि एक इंट्रोडक्शन अच्छा सा आपको मैं दे दूं, आपको एक आइडिया हो जाए दोनों टेक्निक का, क्योंकि इतना बड़ा कोर्स इतना शॉर्ट टाइम में कवर नहीं हो सकता, लेकिन एक आइडिया ज़रूर हो सकता है। जी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं आप में से कोई? जी फरिया कमाल आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी कोई सवाल नहीं है, सब समझ में आ गया माशाल्लाह आपको। चलें बस यहीं ख़त्म करते हैं, कोई आप सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।